यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे नमस्कार। आज हम एक बड़ा ज्वलंत सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इस ज्वलंत सब्जेक्ट में हमको सोचना होगा कि वाकई में हमारी सरकारों ने क्या किया पिछले 70 वर्ष में और क्या करना चाहिए था 70 वर्ष में। और अब की सरकारें इस कोविड-19 के समय पर जो ये संकट आया है, वैश्विक संकट है, इस संकट के दौरान हम क्या कर सकते हैं और हमको कैसे डील करना चाहिए। अगर गलतियां इतिहास में हो भी गई हैं, तो क्या उन गलतियों को सुधारने का अवसर है? क्या उन गलतियों को सुधारने का समय है? उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो नया भारत बनाने जा रहे हैं और नए भारत में सबसे पहले अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उन रिसोर्सेज को कैसे सेट किया जाए। अब उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ या उससे ऊपर है और 22 करोड़ आबादी और एक बीमारू राज्य में इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस 22 करोड़ लोगों को आप नियोजित कर दें, मतलब उनको अगर सेट कर दें, जिस योग्य वो हैं, जितना कार्य वो कर सकते हैं, उतना ही कार्य अगर उनसे करवा लिया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से उनको सिस्टम दे दिया जाए, तो देश में एक बड़ी क्रांति आ सकती है। कोविड-19 के समय पर उत्तर प्रदेश के लगभग 30 से 40 लाख वर्कर्स जो बीमारू राज्य होने की वजह से पूरे देश में काम करने के लिए जाते थे, उनको उन प्रदेशों ने, जिन प्रदेशों में उन्होंने कमा कर दिया, जिन प्रदेशों को उन्होंने बनाया, जिन प्रदेशों को उन्होंने संवारा, जिन प्रदेशों को उन्होंने तैयार किया, जिन प्रदेशों को की आज देश में अग्रणी भूमिका है, जो प्रदेश आज देश के सबसे अच्छे प्रदेश या सबसे कमाऊ प्रदेश माने जाते हैं, उन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने एक बड़ा योगदान दिया है। सवाल यह आता है कि ये जो आप सर्विस सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम सब जानते हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर 15% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, केवल 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज से मतलब ये होता है कि खाना बदोश की तरह काम करते हैं, रोज कमा लिया, रोज खा लिया, शाम को सो लिए, सुबह उठे और चल दिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है उनका डेटा है, उनका एक लॉ है, उस लॉ के मातहत वो आते हैं, उन लॉज को वो फॉलो करते हैं और उन लॉज से वो बाइंडेड है। कोई ऊंच नीच होती है तो उन कानूनों के तहत वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके लिए अपने पास देश में लेबर लॉज बने हुए हैं। उन लेबर लॉज में बहुत सारे प्रकार के एक्ट बने हुए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, कॉम्पनसेशन एक्ट बना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट, बहुत सारे बने। इन कानूनों में केवल वो लोग ही लाभ ले पाते हैं जो लेबर डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग। लेकिन जो 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनका क्या? काम कभी उनको मिलता है और कभी काम उनको नहीं मिलता है। अपनी जिंदगी जैसे जीते हैं वो सामने दिखता है। नतीजा निकलता है कि कभी कभी क्राइम रेट बढ़ता है, और मैं कहूंगा कि क्राइम रेट ऐसे ही बढ़ता है। अव्यवस्थाएं फैलती हैं, हॉस्पिटल्स में अव्यवस्थाएं फैलती हैं, समाज में अव्यवस्थाएं फैलती हैं, सरकारों को क्रिटिसाइजेशन करते हैं वो। फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उनको कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। सरकार को जो नियोजन में खर्च करना चाहिए वो नगद कैश खर्च कर दिया जाता है और उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। वो लेबर क्लास जिसके पास साल में कमाने को नहीं है, चुनाव के समय पर ही अगर उसको 2, 4, 5, 10 हजार रुपए का लाभ मिलता है तो उतना उसके लिए बहुत हो जाता है। नतीजा निकलता है कि लोग सरकारें बना लेते हैं और सरकारें बनाने के बाद उनका कुछ हो नहीं पाता। लेबर के लिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, नेशनल लॉ कमीशन है, हर स्टेट में लेबर डिपार्टमेंट है, लेकिन वो एक पॉलिसी मेकर का काम करते हैं। पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया। इंप्लीमेंट करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट आता है। लेबर डिपार्टमेंट जहां जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर उनको दिखता है वहां वहां जाता है, सर्वे करता है, लिस्ट तैयार करता है, उनको सिस्टम में डालता है और डालने के बाद कभी जो लेबर लॉज हैं, 10 लेबर से कम होगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, 10 से ऊपर होगा, 20 से ऊपर होगा, दुनिया भर के उसके कानून हैं। उन कानूनों के तहत जो कवर होता है कवर हो जाता है, नहीं कवर होता तो नहीं कवर होता। इस संकट में जब इन प्रदेशों ने इन लोगों को छोड़ दिया
और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसें लगाकर छोड़ दिया गया। ऐसे दसियों लाख लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न बॉर्डरों पर खड़े हो गए अचानक। दिल्ली में अफवाहें फैला दी गई क्योंकि दिल्ली सरकार उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी, या दिल्ली में मैनेजमेंट ठीक नहीं था। सरकारें हो सकता है अच्छे इंटेंशन से काम कर रही हों, लेकिन नतीजा ये निकला कि मैनेज ना कर पाओ तो ये यहां से चले जाएं तो अच्छा है। नोएडा गाजियाबाद का बॉर्डर भर गया। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, पंजाब, हरियाणा, यहां से लेबर भरकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर छोड़ दी गई। राज्य सरकारों ने बसें लगाकर छोड़ दिया। अब ऐसे 20 लाखों लोगों को एक साथ एडजस्ट करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन साधुवाद योगी जी की सरकार का कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को इतने कम समय में एडजस्ट किया। साथ में अब ये अगर 20, 25, 40 लाख लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश वैसे ही बीमारू राज्य है, और इस बीमारू राज्य में ये लोग काम करके वहां से पैसा लाते हैं, तब परिवार का खर्च चलता है, और परिवार में व्यवस्थाएं आती हैं, तो अब ये कैसे चलेगा? पैसा आना बंद हो गया और मजदूर भी घर वापस आ गया। सरकार ने योजना बनाई। उन्होंने कहा हम स्किल मैपिंग करेंगे, जिसको जिस प्रकार का जो काम आता है हम उसका डेटा तैयार करेंगे, उस डेटा के अनुसार जिसको जहां एडजस्ट कर सकते हैं उसको पूरी ताकत से एडजस्ट करेंगे। उस एडजस्टमेंट के उद्देश्य से उन्होंने लिस्टिंग करना शुरू कर दिया, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज वो सिस्टम कहना शुरू कर दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट और तालुका वाइज लिस्ट बनाएंगे, कहां कहां कितने कितने एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है और कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है। नहीं, अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में एडजस्ट किया जा सकता है तो हम नई इंडस्ट्रियां खोलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज देंगे, नए व्यवसाय खोलेंगे। हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमें पता है कि मेरे पास ये स्किल्ड लेबर है। सरकार ने ये व्यवस्थाएं की। कोविड-19 के समय पर प्रदेशों की बदहाली हो गई। जैसे दिल्ली में रेवेन्यू 3,500 करोड़ आता था तो वो 250-300 करोड़ रह गया। महाराष्ट्र में बड़ा रेवेन्यू आता होगा, वो रेवेन्यू कम हो गया। धीरे धीरे इंडस्ट्रियां खोलने की आवश्यकता पड़ गई कि भाई जहां सोशल सिक्योरिटी हो सकती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, वहां पर कम से कम हम खोल लें। तो लेबर तो जा चुकी थी, अब लेबर को वापस बुलाना है। अभी जाने में 6 महीने लगे, अभी आने में 6 महीने लगेंगे। क्या लेबर इसके लिए ही है? पहले तो पिछले 70 साल में इसको स्किल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, आपने इसको स्किल नहीं किया, आपने इसको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, सिस्टम नहीं दिया, उसको एडजस्टमेंट नहीं किया, उसका डेटा नहीं तैयार किया, और अब उसको खाना बदोश की जिंदगी, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, कभी यहां, कभी वहां। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि हम एक लेबर कमीशन बिठाएंगे, स्टेट लेबर कमीशन। जो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट है उसके अलावा स्टेट लेबर कमीशन बिठाएंगे। स्टेट लेबर कमीशन का यह काम होगा कि हमारे यहाँ के 25-50 लाख लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्किल्ड लेबर है, जो ऑलरेडी कुछ जानती है, उसका एक डेटा मेंटेन करेंगे, और डेटा मेंटेन करने के साथ साथ उनका कहां एडजस्टमेंट हुआ है इसका भी हिसाब रखेंगे। अगर कोई प्रदेश कहता है कि मुझे लेबर चाहिए, लेबर से कहता है वापस आओ, तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम उसका डेटा मेंटेन करेंगे, उस राज्य सरकार से हम बात करेंगे, उस राज्य सरकार से बात करने के बाद उसको वहां भेजेंगे, और लगातार कम्युनिकेशन हमारे डिपार्टमेंट के साथ उसका रहेगा। अगर कोई संकट भविष्य में आता है तो हम उसके लिए वहां व्यवस्थाएं कर सकें, और कैसे हम उसको मैनेज करें, इसके लिए हम ये डेटा तैयार कर रहे हैं। और आप हमसे अनुमति से मतलब आप हमारे यहां सूचित करवाइए कि आप कितने लोगों को वहां एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कहां कहां दे रहे हैं। आप भी सूची बनाइए और हमको सूची दीजिए। सरकार ने क्या गलत कर दिया? इस पर देश में राजनीति शुरू हो गई, और राजनीति ये शुरू हो गई, बात उनकी जायज भी है कि वन नेशन वन सिटीजनशिप, भारत में एक नागरिकता है, राइट टू मूवमेंट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, राइट टू सेटलमेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू बिजनेस फंडामेंटल राइट है, राइट टू एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 की। तो राजनीतिज्ञों ने, जो तथाकथित हमारे यहाँ के लॉयर्स या लॉ फील्ड के लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं साहब, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि अब लेबर आपसे पूछ कर जाए, आपको बताकर जाए। बात में उनकी दम है, लेकिन
उनकी बात में दम के साथ साथ क्या लेबर की सोशल सिक्योरिटी ठीक नहीं है? इंटरनेशनल लॉ कमीशन गलत है क्या? नेशनल लॉ कमीशन गलत है क्या? लेबर डिपार्टमेंट में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो गलत हैं क्या? लेबर डिपार्टमेंट के जो कानून बना रखे हैं जिनके तहत उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए वो सब गलत हैं क्या? वो सब आर्टिकल 19 का उल्लंघन है क्या? क्या हम अपने यहां से जब वीजा लेकर लोगों को राइट टू गो अब्रॉड इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट, मेनका गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाना भी फंडामेंटल राइट है अगर कोई कानूनी उसमें बाधा नहीं है तो। फिर भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनका डेटा रखती है, जहां कहीं हाई कमीशन या जहां दूतावास हैं उन दूतावासों में उनका डिटेल रखा जाता है। उस डिटेल को रखकर वहां अगर कभी संकट में वो लोग आते हैं तो वहां कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो हमारे देश में हम उनको वापस लाते हैं। इस कोविड-19 के समय पर अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमको विदेशों से हिंदुस्तान के लोग यहां लाना मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। फंडामेंटल राइट है फिर भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मेन कारण यह नहीं है कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है और राइट टू मूवमेंट लेबर का फंडामेंटल राइट। मेन कारण है कि पूरे प्रदेश की लेबर नंबर 1 सिस्टमैटिक आ जाएगी। इसमें उन लोगों को बड़ा आघात लगेगा जो बांग्लादेशियों को यहां स्थान देते हैं, जो रोहिंग्यास को यहां स्थान देते हैं, जो इस तरह के पाकिस्तान से आए लोगों को यहां शरण देते हैं और जिनका कोई डेटा नहीं है। वो सिर्फ एक काम करने के लिए इनको बुलाया जाता है कि भारत में कैसे डिस्टर्बेंस किया जाए। पाकिस्तान ने ऐसी बड़ी संख्या भारत में सेट कर रखी है, अपने लोग इन्फिल्ट्रेट करके बिठा रखे हैं, जिसकी वजह से सीएए का विरोध हो रहा था और आर्टिकल 14 का उल्लंघन उस समय कहा जा रहा था। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है और पाकिस्तान के लोगों को भी राइट टू इक्वालिटी भारत में है। जिनको भारत में अधिकार नहीं उनको भी भारत में राइट टू इक्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सीएए एनआरसी के एक कदम आगे चलकर अगर यह बनाती है सिस्टम और वो एक एक लेबर को, स्किल्ड लेबर को, नॉन स्किल्ड लेबर को, एजुकेटेड पर्सन का एक एक गांव में खुद जाकर डेटा तैयार करती है, तो ये बहुत मुश्किल काम जरूर है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कितना आवश्यक है ये आप सोच सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सारे प्रदेशों को यह करना चाहिए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो। बिहार का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आए तो बिहार सरकार को पता हो कि हमारा व्यक्ति कहां काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बिहार में काम करने जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता हो हमें वो कहां काम कर रहा है और बिहार सरकार को भी पता हो कि वो कहां काम कर रहा है, क्योंकि आप उनसे मांग कर ले गए होंगे। आपको याद होगा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के समय पर जम्मू में दलितों का वाल्मीकि समाज ने उस समय हड़ताल कर दी। उस हड़ताल में उन्होंने पंजाब सरकार से कुछ वाल्मीकि मांगे, पंजाब सरकार ने उस समय मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ पीआरसी का चक्कर, क्योंकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए उस समय हुआ करता था, उन्होंने कहा हमारे लोगों को आपके यहाँ बहुत अच्छा अधिकार नहीं मिलेगा, वो 2म दर्जे के रहेंगे, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि नहीं, हम इनको पीआरसी देंगे। हालांकि उन्होंने बाद में धोखा दिया। ऐसे कई एक परिवार सैकड़ों की तादाद में वहां शिफ्ट हो गए, जो लाखों में बाद में हो गए। उन परिवारों को उस समय जम्मू कश्मीर सरकार ने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन वहां सेटलमेंट ठीक नहीं हो पाया। अब जब 370 को डाइल्यूट किया गया, 35 कैपिटल ए को खत्म किया गया, तब उनको इंसाफ मिला 70 वर्ष बाद, 1956 से 2019। वो कानूनन ठीक था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं किया और पंजाब सरकार ने उनका ध्यान नहीं रखा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को कहीं जाने देती है और वो कहती है कि आप हमें सोशल सिक्योरिटी का आश्वासन दीजिए और इनका डेटा मेंटेन रखिए, इतने लोग ले गए, इनका मुझे वार्षिक स्तर पर वार्षिक रूप से हमको रिपोर्ट दीजिए कि ये कहां कहां हैं और क्या क्या कर रहे हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था क्या है। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उस प्रदेश के लिए भी अच्छा है जिस प्रदेश में गए हैं वहां क्रिमिनल रेट बढ़ जाता है, पता नहीं लगता कि कहां का व्यक्ति आया। उनके लिए भी अच्छा है कि वो रजिस्ट्रेशन करें अपने यहां, और इनके लिए भी अच्छा है कि इनको वो इन्फॉर्म करें।
और मजदूर के लिए ये सर्वोपरि है। लेकिन आघात उनको लगेगा जो दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, आघात उनको लगेगा जो हिंदुस्तान को गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं, आघात उनको लगेगा जो भारत में इस उद्देश्य से एंट्री मारे हुए हैं, इस उद्देश्य से इन्फिल्ट्रेट करके किसी न किसी तरह आ गए हैं कि यहां बॉम्ब लगाएंगे। आघात उनको लगेगा जो जिन्ना की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जिस समय वो पॉलिसी लेकर आया था कि हमें एक टुकड़ा दे दो कहीं जहां पर हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और हिंदुस्तान को फतेह करके हम दोबारा दारुल इस्लाम बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, नहीं हमला करके एन केन प्रकारणे आतंकवाद फैलाकर सब कर लेंगे, उसको आघात लगेगा। उस पूरी पॉलिसी को डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये एनआरसी और एनपीआर सीएए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप स्किल्ड लेबर या नॉन स्किल्ड लेबर या लेबर क्लास को एक सांचे पर ढाल लीजिए। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड पहले, वन राशन कार्ड पहले इशू कर रखा है, तो जहां पर वो राशन लेने जाएगा वहां पर अपने आप एंट्री होगी। उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उत्तर प्रदेश से राशन कार्ड इशू करवाए, और बिहार में अगर वो कहीं और दूसरे प्रदेश में रहता है, वहां जहां राशन लेने जाएगा वहां अपने आप को रजिस्टर करेगा तो अपने आप डिजिटल डेटा आ जाएगा कि ये व्यक्ति है कहां। इससे क्राइम में रोकने में आपको सहायता मिलेगी, लेबर को एडजस्ट करने में आपको सहायता मिलेगी, देश में अफरा तफरी फैलने से रोकने में आपको सहायता मिलेगी, और देश में देश विरोधी शक्तियों को रोकने में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योग होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए, पूरे राष्ट्र को सपोर्ट करना चाहिए। इसको विरोध करने के लिए उतरने वाले लोग हम समझ सकते हैं जो सीएए के सपोर्ट में खड़े थे, जो एनपीआर के सपोर्ट में खड़े, सीएए के अगेंस्ट में खड़े थे, एनपीआर के अगेंस्ट में खड़े थे, एनआरसी के अगेंस्ट में खड़े थे, वो फिर खड़े होंगे। हम सभी से आह्वान है कि हम उस पर काम करें। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।